सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ई ट्रक पहल स्वच्छ और सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ रोनेंद्र सिंह और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2024 को पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक 6 महीने की अवधि के लिए लगभग 770 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी कि EMPS 2024 भी अधिसूचित की थी। इस EMPS को पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, इसलिए इस योजना की प्रभावी अवधि 2 वर्ष की होगी। आज यानी शुक्रवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने पीएम ई ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों यानी कि ई ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक अभूतपूर्व योजना का शुभारंभ किया। यह पहली बार है जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ माल ढुलाई की गति को तेज करना है। हम इस पर और चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आकाशवाणी संवाददाता अमन यादव के द्वारा दी गई ये रिपोर्ट। सरकार ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है ताकि देशों में साफ सुथरे और टिकाऊ मालवाहन की ओर बदलाव किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की तैनाती होगी। इससे देश में ट्रक निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रजिस्टर होने वाले लगभग 1,100 इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पुराने डीजल ट्रकों को स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां बैटरी पर 5 साल या 5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देगी। योजना के तहत ट्रक की कुल वजन के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 9,60,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये सब्सिडी ट्रक की खरीद कीमत में सीधी छूट के रूप में मिलेगी और यह राशि वाहन निर्माता को पीएम ई ड्राइव पोर्टल के जरिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वापस दी जाएगी। योजना का लाभ सीमेंट, पोर्ट, स्टील और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में ई ट्रक का इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा। ई ट्रक बनाने वाली कंपनियों और इस्तेमाल करने वाले ने इस योजना का स्वागत किया है, क्योंकि इससे माल ढुलाई की लागत और प्रदूषण दोनों कम होंगे। रोनेंद्र, कृपया हमें इस योजना के बारे में अधिक बताएं और वास्तव में इसके लाभार्थी कौन है, ये किसको सपोर्ट और इनकरेज करेगी? थैंक यू अश्विनी। सबसे पहले तो ये कि ये जो स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2024 में, जो अक्टूबर से लागू हुई है, तभी लागू हो जानी चाहिए थी, बट अभी ऑलमोस्ट 1 साल बीत गए आज इसको गाइडलाइंस लॉन्च करने में, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 500 करोड़ का या जो इंसेंटिव्स के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक बायर्स को देंगे। उसमें से ये है कि मैक्सिमम लिमिट जो है रहेगा पर ट्रक का 9,60,000, जिसमें से जो बायर्स है, जो खरीदार है, वो डायरेक्ट जाके डीलर को ये एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो पुराने ट्रक जो उन्होंने स्क्रैप किए हो। किसी भी स्क्रैपेज जो ऑथोराइज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो ऑथोराइज स्क्रैपेज सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, वहां पे अपना पुराना ट्रक स्क्रैप करा के ये जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD करके, वो इशू करती है उस स्क्रैपेज सेंटर से। ये जो CD है ये इनको डीलरशिप को दिखाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उनको ये इंसेंटिव मिलेंगे। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब पहली बार इस ट्रकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या पहली बार जो खरीद रहे हो, उनके लिए ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा है कि वो कोई भी इंसेंटिव उठाने के लिए स्क्रैपेज सेंटर से वहां से ये अपना एक सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। यही है कि ये जो मार्केट ड्रिवन प्राइस होगा, जो बेचेगी सर्टिफिकेट, वो उस अमाउंट पे खरीद के अपने नाम पे करा के वो सर्टिफिकेट फिर डीलर को दिखा के गवर्नमेंट से वो अपना इंसेंटिव उठा सकती है। माल परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में ई ट्रक के उपयोग के संभावित लाभ क्या है, फायदे क्या होंगे इस ई ट्रक्स के आने से? सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूशन को घटाना चाहता है। जैसे हमारा 2070 का ड्रीम है कि हम लोग को नेट जीरो करना है, और ई ट्रक से क्या होगा कि जीरो पोल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं ये लोग, ड्रिवन बाय बैटरी। ये जो ट्रक्स होते हैं अभी के लिए तो लॉन्ग हॉल जो मतलब लंबे सफर के लिए तो हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो आसपास जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गया या कनेक्टिंग लगा लें, तो एटलीस्ट ये शुरुआत के लिए ये करें कि
एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और ये जो ट्रक्स है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है इंसेंटिवाइज करे ताकि लॉन्ग रूट में भी ये इनका यूटिलाइज हो सके, सो दैट एक ही स्टेट नहीं, जैसे दिल्ली काफ़ी पोल्यूटेड सिटी है तो नॉट ओनली दिल्ली, बाकी स्टेट्स जो काफ़ी पोल्यूटिंग हो गया आजकल, वहाँ भी एनवायरमेंट में पोल्यूशन का कटौती हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ई ट्रक्स को हम लोग इंसेंटिवाइज करें ताकि पीपल हु कम फॉरवर्ड टू बाय सच ट्रक्स, मतलब इन ट्रक्स को और खरीदने हैं। हालांकि अभी स्कीम के अंडर सिर्फ 5,600 ई ट्रक्स का मैक्सिमम रखा गया है कैप जिनको इंसेंटिवाइज करेगी, और उसमें से भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 100 करोड़ जो है सपोर्ट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को ही देगी सिर्फ 1100 ट्रक्स के लिए। आपने वायु प्रदूषण की बात की। दिल्ली में फील करते हैं जब भी ठंड का समय आता है तो वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। तो दिल्ली में ये जो 1100 ई ट्रक आएंगे जिनके लिए प्रावधान है 100 करोड़ रुपए का, आपको लगता है कि वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और लोग एक अच्छे वातावरण में सांस ले पाएंगे, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो कम होगा जो इतने ई ट्रक आएंगे, और ये स्कीम उसमें मदद करेगी? यस, एटलीस्ट ये है कि काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है एनवायरनमेंट, बिकॉज सिर्फ ई ट्रक से नहीं, ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया कि मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं दिल्ली में अपार्ट फ्रॉम सीएनजी तो ऑलरेडी चल रही है जो भी, वो भी पोल्यूशन कम करता है, बट जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया जिसमें फेम स्कीम में काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए थे, देन अभी जैसे पीएम ई ड्राइव में भी काफी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं जो कि स्कीम के अंडर आते हैं और वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो गए या ई कॉमर्स कंपनीज हो गए या लास्ट माइल डिलीवरी हो गए, उन सब ने भी अभी एटलीस्ट ये प्रण लिया है कि हम लोग अपने जैसे 100 गाड़ियों की फ्लीट में एटलीस्ट 20-30 गाड़ियां तो हमारी ईवी हो। तो उसके वजह से भी जागरूकता है, तो उसके वजह से भी काफी सुधार होने के चांसेस है एनवायरनमेंट में। तो ये जो स्कीम है ई ट्रक और जिसमें जो फाइनेंशियल हेल्प या वित्तीय सहायता दी जा रही है, आपको लगता है कि ये निजी क्षेत्र को और ज्यादा प्रोत्साहित करेगी और जो उनकी निर्भरता है अभी डीजल से चलने वाले ट्रक पर उसको कम करेगी? लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि कहीं कहीं परफॉर्मेंस की बात आती है। ऐसा समझा जाता है कि जो डीजल से चलने वाले ट्रक हैं वो ज्यादा माल ले जा सकते हैं, ज्यादा चीजें कैरी कर सकते हैं। एक ई व्हीकल पे हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में एक भ्रांति भी हो कि क्या ये उसी तरीके से लोड ले जा पाएंगे। वो एक्चुअली एक मिथ होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने सीएमवीआर के मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के अकॉर्डिंगली काफी ये मेंशन कर रखा है या क्लैरिफाई कर रखे हैं कि N2 कैटेगरी ट्रक्स हो गए, N3 कैटेगरी ट्रक्स हो गए, जिनके लिए भी ये जो ई ट्रक्स का जो इंसेंटिव्स है वो भी N2 और N3 कैटेगरी को ही मिलेंगे। N2 और N3 कैटेगरी क्या होते हैं? N2 कैटेगरी होते हैं जिसका लोडेड वेट जो कि वो 3.5 टन से 12 टन के होते हैं, इंक्लूडिंग द लोड जो आप गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं। हम लोग के यहाँ पे ये काफी, आपने रास्ते हाईवेज में भी देखे होंगे, काफी पुलिस वाले चालान काट रहे होंगे क्योंकि काफी गाड़ियां ओवरलोडेड होती हैं। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने भी ये इंश्योर किया है कि गाड़ियां सब ओवरलोडेड ना हो, क्योंकि उससे ना कि पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, उस तेल डीजल भी यूज हो रहा है और काफी एक्सीडेंट्स और इसके भी काफी चांसेस होते हैं बिकॉज ओवरलोडेड होते हैं व्हीकल्स। तो इसलिए जो पीएम ई ड्राइव की स्कीम में भी जो ई ट्रक्स का जो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उसमें भी ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया हुआ कि जो ओनली N2 और N3 कैटेगरी के ट्रक्स हैं, N3 कैटेगरी हो गए जो मतलब 12 टन से 55 ट्रक के हो गए, उन सब ट्रक्स को ही मिलेंगे ये इंसेंटिव्स जो कि इस स्कीम में बताया गया है। सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि निजी सेक्टर को भी ये बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन ट्रक्स को आप कन्वर्ट कीजिए, बिकॉज ये जो है काफी भारी ट्रक्स होते हैं और काफी इनसे काफी डीजल कंजम्पशन भी होते हैं इनकी वजह से। मेन तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए इन्होंने ये लॉन्च कराया कि एटलीस्ट एक शुरुआत की जाए इस पे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रक्स को यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। आपका एक लंबा अनुभव रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्या लगता है ई ट्रक को अपनाने में कोई चुनौतियां हैं या लोगों को या प्राइवेट सेक्टर को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? वो चुनौतियां क्या हो सकती हैं और उनके समाधान क्या है, उसके बारे में बताएं। चुनौती तो ये हो सकती है कि काफी लोगों के पास मिथ है कि क्योंकि ये जो ट्रक ओनर्स होते हैं, जो फ्लीट ओनर्स होते हैं, वो लॉन्ग हॉल ट्रक्स के लिए देखते हैं ताकि कहीं भी जाएं डीजल खत्म होने से पहले डीजल भरवा के आप आगे जा सकते हैं। इसमें एक चुनौती ये भी है कि सबसे ज्यादा लोग ये फील कर रहे हैं कि हम लोग को चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेंगे और कितनी देरी पे हम लोग इसको चार्ज करेंगे। आजकल ट्रक्स जो है वो हाई टेक हो गए हैं और जैसे ये जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स है वो भी काफी हाई टेक होंगे। दिस आर मोस्टली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, दिस आर मोस्टली सॉफ्टवेयर ड्रिवन। आपका रेंज जो बताता है ये, आपको जो चार्जिंग का जो बैटरी का बताता है लेवल कितना है, वो सारा सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल बैटरी में दिखाते हैं इतना % बचा है, इतना चार्ज है, इसमें आपको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, वो सब वार्निंग देते रहेंगे। सो इसलिए एक चैलेंज ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट एक साइड बाय साइड ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉन्चेस करे जहाँ पे ये जो ट्रक्स है, जहाँ पे ट्रक लेबाइज होते हैं, जहाँ पे काफी ट्रक्स एक साथ चार्ज हो सके, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। आपको लगता है कि इस इनिशिएटिव के लिए, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स की आवश्यकता रहेगी, सिर्फ
नेशनल हाईवेज पे नहीं, देश के सुदूर इलाकों में आपको लगता है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार को चार्जिंग स्टेशंस की संख्या और उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए? ऑलरेडी सरकार इस पे काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से इंसेंटिव्स दे रही है इन सब के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा रहे हैं, वो सारे पीपीपी के तहत है और सारे एक साथ आ रहे हैं, जहाँ पे देयर आर ग्लोबल कंपनीज ऑल्सो जो इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके जेवी बना के वो लोग ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स को लॉन्च कर रहे हैं। फास्ट चार्जर का ये होता है कि जैसे आप चाय कॉफी के लिए रुकते हैं हाईवेज पे, तो उतने देर में एटलीस्ट 70-80% आपका गाड़ी चार्ज हो जाए। उसी को ध्यान रखते हुए ये गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि फास्ट चार्जर लगाया जाए, जहाँ पे एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर आपका 70-80% ऑफ द बैटरी जो है वो ट्रक का चार्ज हो और आगे आप जा सके। जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं रोनेन, तो एक वर्ड हम लोग को सुनने में आता है, वो है रेयर अर्थ मैग्नेट का। इसके बारे में बताएं कि रेयर अर्थ मैग्नेट होती क्या है और ई व्हीकल के संदर्भ में वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट। इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि पड़ोसी मुल्क चीन ने इसके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है, वहां पे अभी ये पाया जाता है। तो इसकी कमी को हम कैसे निपटेंगे और हमारे पास ये सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? रेयर अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जमीन से खोद के निकालते हैं, और ये वेरी रेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता। इंडिया में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली बोल दिया, स्कीम निकाल दिया कि आप रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोसेसिंग स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें इंडिया में। और स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, वहां से हम लोग ट्राई करेंगे, वहां से हम लोग माइनिंग स्टार्ट करेंगे। माइनिंग के बाद एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग का एक फैक्ट्री होता है, उसमें से आप प्रोसेस करके मैग्नेट को अलग से निकालते हैं, तो इसलिए इसको रेयर अर्थ मैग्नेट बोला जाता है। और इसकी जरूरत जो है हम लोग छोटे सामान के लिए, सामान जैसे मोबाइल हैंडसेट हो गया, मोबाइल के ईयरबड्स हो गए, इससे लेकर बड़े बड़े गाड़ियों तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इसमें भी इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे मोटर में लगता है, जो मोटर जो है मैकेनिकल का काम करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्ट होता है बैटरी के थ्रू, तो इन सब में इन सब मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। सो 1.5-2 साल लगेंगे इंडिया को ये निकालने में, माइनिंग करके प्रोसेस करने में। इन द मीन वाइल हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि चाइना से या तो हम कंप्लीट प्रोडक्ट लेके आए, जहाँ पे ऑलरेडी दिस मैग्नेट्स आर अटैच्ड इनटू इट। जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट अलग से लिया जाता था सेपरेटली, अब काम कर रहे हैं कि कंपनी लोग एक साथ पूरा प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, और जो कि जो सीधा लग सके, जो उसमें मैग्नेट ऑलरेडी होता है कंटेंट। उसके अलावा बाकी कंट्रीज से भी ट्राई कर रहे हैं इंपोर्ट कराने की, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ताइवान हो गया, अलग अलग कंट्रीज से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर चाइना से नहीं मिलता तो बाकी जगह से वहां से ले सके और अपना काम चलाए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने अगले 2 वर्षों में विभिन्न स्थानों पर तैनाती के लिए 150 इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अतिरिक्त सेल ने यह भी सुनिश्चित करने का आंतरिक लक्ष्य रखा है कि उसकी सभी इकाइयों में किराए पर लिए गए सभी वाहनों में से कम 15% इलेक्ट्रिक हो। आपको लगता है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और सरकारी विभागों को भी इसे अपनाना चाहिए, जहां जहां जरूरत हो वहां ई ट्रक या ई व्हीकल को प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें? ऑफ कोर्स। तो तभी ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने भी, कुमारस्वामी जी ने भी सुबह बोला है कि जितने से जितने इंडस्ट्री हो गए, जैसे माइनिंग सेक्टर हो गए, जहां जहां ट्रक्स की जरूरत पड़ती है, टिलर की जरूरत होती है, वहां पे इन सबको यूटिलाइज किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इंडस्ट्री जो है, जैसे सेल जैसे आगे आए हैं, वैसे ही बाकी कंपनीज भी आए आगे और वो लोग भी इन सबको यूटिलाइज करें। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और क्या कदम उठा सकती है, कैसे और प्रोत्साहित दे सकती है? उसमें चाहे बुनियादी ढांचा का विकास हो, चाहे प्रोत्साहन देना हो, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्प दे रही हो, और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आपको लगता है कि सरकार को ये कदम भी उठाने चाहिए इनको प्रमोट करने के लिए? आई थिंक पिछले 8-10 साल से तो गवर्नमेंट प्रमोट ही कर रही है और काफी इंसेंटिव्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर इट इज EMPS और फेम स्कीम जो लेके आए थे आगे, और अभी PM E-ड्राइव है। उसके अलावा काफी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना रही है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स होगी उस पर भी 0 RTO टैक्स लगे, उसमें 0 टैक्स लगे, उनको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। और GST में भी ऑलरेडी 5% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और GST, एडिशनल GST, काफी जो स्टेट्स है वो भी काम कर रही है इसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। आपने बहुत विस्तार से हमें प्रधानमंत्री ई ट्रक योजना के बारे में बताया, और उम्मीद करते हैं कि निजी क्षेत्र और तमाम वो लोग जो इस पे रिलाय करते हैं इस ई ट्रक्स को यूज करेंगे, जिससे व्हीकल पॉल्यूशन भी कम होगा और एक वातावरण भी अच्छा होगा, उनकी कॉस्ट भी कम होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोनेन। धन्यवाद अश्विनी। अभी आप सुन रहे थे ई ट्रक पहल स्वच्छ और सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ रोनेंद्र सिंह और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में